हेलो बच्चों, नमस्कार। माय नेम इज़ अशोक पटेल। टुडे आई एम स्टार वर्क एनर्जी पावर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक, तो जिस तरह से मैंने सीक्वेंस में लिखा है इसी सीक्वेंस में हम लोग एक करके एक चीज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है वर्क। समझो बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे वर्क। ठीक ना, ये वर्क होता क्या है इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एनर्जी के बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पावर में आएंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले वर्क। ठीक ना, वर्क होता क्या है तो मैं उसको आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो, पहले इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क। तो देखो, जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना, तो हम मतलब वर्क कर रहे हैं। ठीक, अगर कोई फार्मर फील्ड में काम कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक ना, आपने देखा होगा कि कोई मजदूर घर बना रहा है, वो भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक ना, तो हमारे डेली लाइफ में और हमारे जो फिज़िक्स में वर्क है, ठीक ना, दोनों अलग अलग हैं। बात समझ में बच्चे, दोनों क्या है, एकदम अलग अलग हैं। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं बैठ के 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक ना, तो मैंने कितना काम किया, तो आपके हिसाब से आपने पढ़ा, आपने काम किया, लेकिन फिज़िक्स के हिसाब से आपका वर्क डन क्या होगा, जो जीरो हो जाएगा। आपका वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, उसी चीज़ को हम लोग समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं वर्क। ठीक ना, तो हमारा जो फिज़िक्स में है, फिज़िक्स में वो वर्क थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन है। बात समझ में आएंगे, समझ में आए तो आओ हम चलते हैं वर्क की तरफ। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। ठीक ना, एक हमारे पास ब्लॉक है। अब इसका मास m है। समझ में आए बच्चे, इसका मास m है। अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊं, क्या लगाऊं, फोर्स 100 न्यूटन का, तो बताओ क्या होगा। क्या इस फोर्स का इफ़ेक्ट हम इस ब्लॉक पे बता पाएंगे क्या, कि इस फोर्स का इफ़ेक्ट इस ब्लॉक पे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अभी या तो ये आगे जाएगा, ठीक, या तो फिर इसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। मतलब जब हम इस फोर्स को इस ब्लॉक पे लगाएंगे तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। पहला, या तो आगे जाएगा, या तो फिर इसका शेप साइज चेंज होगा। समझ में आएगा, नहीं समझ में। लेकिन हम अगर आपसे पूछे एग्जैक्ट इस फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होगा इस ब्लॉक पे, तो आप नहीं डिराइव कर सकते, आप नहीं बता सकते। ठीक ना, उसी चीज़ को हम समझने के लिए, ठीक ना, फोर्स को हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर आपका फोर्स, ठीक ना, एक होता है हाउ फार, दूसरा होता है हाउ लॉन्ग। ठीक ना, एक होता है हाउ फार, दूसरा होता है हाउ लॉन्ग। मतलब आपका फोर्स कितना दूरी तक लग रहा है। ठीक ना, मतलब फोर्स कितना दूरी तक लग रहा है वो हमें बताएगा वर्क डन। क्या बताएगा बच्चों, वर्क डन। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम तक लग रहा है, फोर्स कितना टाइम तक लग रहा है वो हमें बताएगा चेंज इन मोमेंटम। क्या बताएगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम बताएगा। बच्चों हमें क्या बताएगा, चेंज इन मोमेंटम बताएगा। ठीक ना, एक मिनट। तो ये हमें क्या बताएगा, चेंज इन मोमेंटम बताएगा। समझ में आया बच्चों जी। हाउ फॉर, मतलब फोर्स आपका कितनी दूरी तक लग रहा है वो हमें बताएगा वर्क डन। और हमें पता है कि जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और अगर आपका फोर्स अगर किसी डेल्टा टाइम टी तक लग रहा है, मतलब कितने टाइम तक लग रहा है, वो हमें बताएगा चेंज इन मोमेंटम। बात समझ में बच्चे, क्या बताएगा, चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ से
एक रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, क्या बच्चे रिलेशन पढ़ते हैं? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का एक रिलेशन पढ़ते हैं जो होता है p²/2m, ठीक ना। ये रिलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए ये होता क्या है, ठीक है। एक रिलेशन होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, देखो यहाँ आपको ठीक फोर्स और टाइम का ग्राफ दे देंगे। क्या बच्चों? फोर्स और टाइम का ग्राफ दे देंगे, ठीक ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से आपको बोलेंगे बताओ फोर्स और टाइम, और हमें पता है कि फोर्स और टाइम का जो एरिया होगा, ठीक ना, एरिया ऑफ एफ टी कर्व ये हमें बताएगा चेंज इन मोमेंटम। क्या बताएगा बच्चों? चेंज इन मोमेंटम। और यहाँ पे एक ग्राफ आपको दे देंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। तो इसका जो एरिया होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होगा, एरिया वो हमें बताएगा वर्क डन को। क्या बताएगा बच्चों? वर्क डन को बताएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, समझो इस चीज़ को। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये पूछेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देके आपको पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। क्या पूछेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आप यहाँ पे, अब बच्चा यहाँ देख के घबरा जाता है कि अरे यार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देके काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, या फिर पूछेगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक ना, बोलेगा चेंज इन मोमेंटम। तो आपको कुछ नहीं करना है, घबराने की कोई बात नहीं है। हमें पता है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होता है वो हमें बताता है वर्क डन। और जब हमारा वर्क डन आ जाएगा, ठीक ना, क्या आ जाएगा बच्चों? वर्क डन आ जाएगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंट काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद हम निकाल लेंगे चेंज इन मोमेंटम, यहाँ से इस रिलेशन में रख के। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया समझ में? यहाँ तक ये आ गया, ठीक। इसी प्रकार से अगर आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ देके अगर वर्क डन पूछे तो आपको डायरेक्ट वर्क डन के बारे में नहीं सोचना है, आपको किसके बारे में सोचना है? मोमेंटम के बारे में सोचना है। सबसे पहले आप किसके बारे में सोचेंगे? मोमेंटम। जब मोमेंटम आ जाएगा तो मोमेंटम से हमारा यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? चलो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब वर्क डन को थोड़ा और समझते हैं कि वर्क हमारा आया कैसे, ठीक ना, वर्क आया कैसे। यहाँ पे थोड़ा हम वर्क को और अच्छे से समझते हैं। देखो ये देखो, तो हम यहाँ पे एक ब्लॉक लेते हैं, ठीक ना। क्या लेते हैं बच्चों? एक ब्लॉक लेते हैं। इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ F, ठीक। अभी ये इनिशियल रुका हुआ है, ठीक। अब मान लेते हैं इसमें मैंने फोर्स लगाया। जब इसमें फोर्स लगाऊंगा तो इसका एक कुछ एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स बाय मास, ठीक ना। इसका मास M मान लेते हैं, ठीक ना। जब मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये S डिस्प्लेस हुआ, ठीक ना। अब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक ना। ये तो जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v, मतलब यहाँ पे कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। बात समझ में आएगी नहीं समझ में? अब हमें, ठीक ना, अगर मैं यहाँ की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बात करता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा, ठीक ना। अगर हम फाइनल की बात करता हूँ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? वो हम निकाल सकते हैं। क्या लिखोगे? ½ mv²। समझ में आएगा नहीं समझ में आया? क्या निकल गया? ½ mv², ठीक ना। अब यहाँ पे कितना वेलोसिटी गेन किया वो हम पता कर सकते हैं, ठीक ना। उसको पता करने के लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगाएंगे बच्चों? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाएंगे? देखो, क्योंकि हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक ना। और फाइनल वेलोसिटी से हम लोग रिलेशन और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालना है, और वेलोसिटी निकालने के लिए
तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें टाइम चाहिए, ठीक ना। टाइम हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है यू स्क्वायर वी स्क्वायर बार यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, ठीक ना। ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, ठीक ना। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ठीक ना। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आपका एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट। तभी हम यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे फोर्स और मास क्या दोनों चेंज हो रहा है? क्या नहीं चेंज हो रहा है? इसलिए यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पर हम रखेंगे, देखो वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2A की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों? ए की वैल्यू यहाँ से F इक्वल टू F/m आ जाएगा, इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, ठीक ना। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू मास और इसको दोनों को इधर भेज दो, ठीक ना। तो आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, मास ऊपर आ जाएगा, ठीक ना। ये इधर क्या बचेगा? F इंटू एस। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू F इंटू एस। ये आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, तो ये क्या निकल के आया है? एक हमारा वर्क डन आया है, वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स। बात समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं, एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, फील करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जब हम इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, तो इस ब्लॉक पे जब मैंने फोर्स लगाया तो ये आगे चला, ठीक ना। जब ये आगे चलेगा तो ये कुछ वेलोसिटी गेन करेगा और लगातार फोर्स मैं इसमें लगाते जा रहा हूँ, ठीक ना। तो इसका एक एक्सेलरेशन आएगा। बात समझ में आएगी? नहीं समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इसमें फोर्स लगाया तो इसमें एक्सेलरेशन आया, जब एक्सेलरेशन आया तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, और उस डिस्प्लेसमेंट से हमने निकाला, ठीक ना, क्या निकाला? हाफ mv स्क्वायर बाई F इंटू एस, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब यहाँ ये जो वर्क डन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एनर्जी को एक फॉर्म से, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करना हो, तो वो मीडियम आपका वर्क डन है। वर्क नो ट्रांसफ़र बाय एनर्जी। देखो हमने क्या किया, अपनी एनर्जी, हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है मैंने इस ब्लॉक को दिया, ठीक ना। और ये ब्लॉक क्या हुआ? आगे चलने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने अपनी मैकेनिकल एनर्जी इस ब्लॉक को दिया, ठीक ना, तो उस समय इस ब्लॉक के अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी लगातार क्या होगी? डिक्रीज होगी, और इस ब्लॉक की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी लगातार क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमने निकाला इसको बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया बच्चों? क्या है ये? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों चेंज इन? हमें पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ पे देखो इनिशियल 0 और फाइनल आपकी ये आ गई। तो यहाँ से हमें ये चीज़, इस बात का पता चलता है कि अगर हमें एनर्जी का ट्रांसफ़र करना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। बात समझ में आया बच्चों? हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक ना। अब यहाँ से हमारा आता है वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स। तो ये होता क्या है? तो देखो बच्चों, अगर मैं इसकी डिफिनीशन लिखूँ वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, तो हो जाएगा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया बच्चों? किसका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम एक ब्लॉक ले रहे हैं, ठीक ना, ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को मैंने थीटा एंगल पे फोर्स लगाया, तो देखो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा एफ कॉस थीटा, एक आएगा एफ साइन थीटा, ठीक ना। और देखो इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से हम वर्क डन बराबर क्या लिखेंगे? वर्क डन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इनटू एस। मतलब हमें फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। बात समझ में आया बच्चों? क्या हो? जिसको डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, इसको हम लिख सकते हैं, देखो एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक ना। इसी को हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, ठीक ना। अब इसको इस प्रकार से आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। अब देखो, अब जैसे आपने फोर्स का कंपोनेंट निकाला, उसी प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट का भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालेंगे तो लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एफ,
ठीक ना। हमें डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लेना है जो फोर्स के अलॉन्ग में लगे, ठीक ना। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एस कॉस थीटा इंटू एफ, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, ठीक ना। और इसी को हम लिख सकते हैं एफ एस मतलब एफ डॉट एस मतलब फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये समझ में आया। अब हम वर्क को दो तरीके डिफाइन करते हैं, पहला बाय कांस्टेंट फोर्स, दूसरा वेरिएबल फोर्स, ठीक ना। अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक, तो हम सिंपल लिखेंगे, ठीक, एफ इंटू एस, और इसको हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। दूसरा नंबर अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा है, बच्चों क्या लग रहा है, अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा है, ठीक ना, तो अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस डी एस, ठीक ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम निकालेंगे, हम लोग छोटा सा वर्क डन निकालेंगे, तो और यहाँ इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज क्या बताएगा हमें, वर्क डन बताएगा। डिस्प्लेसमेंट ये हमें क्या बताएगा बच्चों, वर्क डन बताएगा, ठीक ना। ये अब यहाँ पे समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर 3D फॉर्म में दे दें, 3D फॉर्म में, जैसे वर्क डन इक्वल टू कुछ इस तरह दे दें, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दे दें, जैसे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक ना। और यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर इस फॉर्म में दे दें तो हमें क्या करना है, इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है, ठीक ना। तो इसका जो वर्क डन निकालोगे कितना लिखोगे, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट, आपका डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेना है, किस पॉइंट का लेना है, तो ध्यान देना जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा हो, ठीक ना, उसका हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। समझ में आया बच्चों, किसका लेते हैं, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं जिस पॉइंट पे हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक ना, उसका लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा है, डिस्प्लेस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक ना, ये ध्यान देना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक ना। इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। देखो अगर मान लो जैसे हमने एक यहाँ पे ब्लॉक लिया, ठीक ना, और यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक ना, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक ना। तो बताओ फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। तो अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है, अरे यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, ठीक ना। तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। तो अब यहाँ पे बच्चा देखता कि तो यहाँ तो बॉडी चला ही नहीं, तो यहाँ पे वर्क डन हमारा आएगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। तो बच्चा इसको जीरो कर देता, बट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम वो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा एस बराबर लिखेंगे एफ एक्स, ये हमारा आएगा वर्क डन। समझ में आया बच्चों। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि एस आपका वो उस पॉइंट का लेते जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है, जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है, ठीक ना। वर्क डन हमारा स्केलर होता है, डिपेंड्स ऑन फ्रेम, ठीक ना, ये फ्रेम पे डिपेंड करता है। और जो वर्क डन का जो स्लोप ऑफ वर्क डिस्प्लेसमेंट वो हमें क्या बताएगा, फोर्स बताएगा, ठीक ना। जैसे हमने डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है बच्चों, एफ डी एस, ठीक ना। इसको इधर लाओ तो डी डब्ल्यू बाई डी एस ये हमें बताएगा फोर्स। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी फोर्स ये आ जाएगी, ठीक ना। मतलब ये क्या है, स्लोप, ठीक ना, स्लोप ऑफ वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट ये हमें बताएगा, फोर्स को बताएगा। समझ में आया बच्चों, फोर्स को बताएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं, ध्यान सुनना, अगर मैं मान लो जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है, इसमें मैंने फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ठीक ना, एफ, और यहाँ पे जो हम एंगल ले रहे हैं इस वर्टिकल्स ले रहे हैं, ठीक ना। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सॉरी इसका वर्क डन क्या होगा। मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, ठीक ना। बताओ इसका वर्क डन क्या होगा।
तो अब बच्चा क्या करता है, रटा रहता है कि वर्क डन बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक ना, जो कि गलत। क्यों? क्योंकि हमें एंगल देखना होता है, एंगल देखना होता है कि एंगल बन कहाँ से रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने ये निकाला था तो यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल एंगल लिया था, बट यहाँ देखो वर्टिकल ले रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क आएगा, वर्क, उसको हम लिख सकते हैं, तो जो वर्क आएगा, वर्क इक्वल टू लिखेंगे, देखो अब यहाँ पे आएगा एफ साइन थीटा, इधर आएगा एफ कॉस थीटा, ठीक ना। तो हमें वर्कडन में फोर्स उस डायरेक्शन का लेना होता है जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा इंटू एस, इसको लिख सकते हैं एफ एस साइन थीटा, ठीक ना। ये आपका सही होगा। बात समझ में आया बच्चों? चलो अब यहाँ पे एक चीज़ को समझते हैं कि क्या जो फोर्स है, जो वर्क है, क्या वो फ्रेम पे डिपेंड करता है या नहीं, इसको चीज़ को समझते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे, अब देखो इसको कैसे समझते हैं। वर्क डिपेंड्स अपॉन फ्रेम। समझ में बच्चे? जो वर्क होता है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक ना। एक मिनट, फ्रेम, अब इसको कैसे समझोगे, आओ देखते हैं, इसको आपको समझाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक ना, ये, और इसको मैंने एक लिफ्ट के अंदर रख दिया, ये, ठीक ना। मैंने क्या किया, इसको एक लिफ्ट के अंदर रख दिया। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से बना लो। मान लो हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक ना, क्या है बच्चों, लिफ्ट, और उस लिफ्ट के अंदर हमने एक ब्लॉक रखा, ठीक ना। हमने क्या रखा, एक ब्लॉक रखा। जी, ठीक है। हमने एक ब्लॉक रख दिया और यहीं पे हमने एक आदमी को बैठा दिया, ठीक ना। क्या है, मैंने एक आदमी को बैठा दिया, ठीक ना, ये, और यहाँ पे इस लिफ्ट को मैंने ऊपर डिस्प्लेस करा दिया, ठीक ना। ये कितना बच्चों, एस डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको करा दिया, ठीक ना। अब ये लिफ्ट यहाँ पे आ गई, तो जब ये लिफ्ट ऊपर आएगी तो ब्लॉक भी ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक ना, ये, और ये आदमी भी आएगा, मैन, ठीक ना। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक ना, ये एक इसका दोस्त है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक ना, ये, ठीक ना, ये, इसका नाम मैं कलुआ रख देता हूँ, कलुआ, ठीक ना। और जो ये है इसका नाम मैं बाबूलाल, ये है बाबूलाल, ठीक ना, ये। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय बाबूलाल, ठीक ना, तो क्या आएगा, 0। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट आया है 0 आया है, ठीक ना। क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 आया है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? और इस ब्लॉक को ऊपर कौन ले गया है, नॉर्मल फोर्स। बात समझ में आया बच्चों, कौन ले गया है, नॉर्मल फोर्स। क्यों? क्योंकि जब लिफ्ट आगे चलेगी तो इस पर लगेगा नॉर्मल फोर्स ब्लॉक पे, और उस नॉर्मल फोर्स इसको क्या करेगा, आगे ऊपर ले जाएगा। समझ में आया बच्चों, कौन ले जाएगा, नॉर्मल फोर्स उसको ऊपर ले जाएगा, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पूछूँ, ठीक ना, तो देखो, तो वर्क डन बाई, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हमें ऐसा करना चाहिए था, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, ठीक ना, तो 0 आएगा, ठीक। अब फिर
दूसरा फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो यहाँ पे आएगा n इंटू एस। अब यहाँ पे एक ही ब्लॉक दो दो आंसर, ठीक ना। तो ध्यान सुनो, ये जो जीरो आया है ये आया है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू बाबू लाल, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक ना। हाँ, अगर यहीं पे बोलूँ तो यहाँ पे देखो कलुआ, तो कलुआ देख रहा है कि ये ब्लॉक पहले यहाँ था अब वहाँ पहुँच गया, ठीक ना। तो जो वर्कडन में नॉर्मल फोर्स n इंटू एस आया है ये किसके रिस्पेक्ट में आया है? विद रिस्पेक्ट टू कलुआ। बात समझ में बच्चों? तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक, फ्रेम एक, लेकिन दोनों में वर्कडन अलग अलग आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। समझ में आया बच्चे? किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम पे या फिर रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक ना। जो यहाँ पे देखो मैंने वही दोबारा बनाया है अच्छे से, ठीक ना। ये अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा वर्कडन को और अच्छे से समझते हैं। देखो अगर आपसे, जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक ना, क्या एक ब्लॉक है, ठीक, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक। ये अगर इसमें फोर्स एक इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, ठीक, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर हो रहा है S। अब मान लेते हैं कुछ टाइम बाद ये यहाँ आ गया, ठीक ना, F1 और इधर लगेगा F2, ठीक ना। जिसका मास M1 दिया है इसका मास सेम रहेगा, ठीक ना। ये F2 है। अगर मैं यहाँ पे वर्कडन बाई F2 फोर्स अगर पूछूं तो क्या आएगा? इन डिस्प्लेसमेंट इज, ठीक ना। तो क्या लिखोगे? वर्कडन बाई F2 इक्वल टू क्या लिखोगे? Fs, एक मिनट, Fs यहाँ लिखेंगे F2s cos 180 डिग्री, ठीक ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ तो ध्यान दो ना। यहाँ पे जो कॉस थीटा आता है कहाँ पर गया? ये, ठीक ना। यहाँ पे जो कॉस थीटा आता है ये होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया बच्चे? किसका किसका बीच का एंगल होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे जो थीटा होता है लिख लेना एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो तो फोर्स हमारा F2 इधर लग रहा है, देखो इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा, देखो cos 180 की डिग्री कितनी हो जाएगी? तो -1 होती है F इंटू एस, ये आ जाएगा हमारा वर्क डन, ठीक ना। अगर यहाँ पे नेट वर्क डन पूछे इस ब्लॉक पे, तो नेट वर्क डन ऐसे हम कैसे लिखोगे? ठीक ना। तो नेट वर्क डन हम ऐसे नहीं लिख सकते कि नेट फोर्स इंटू एस, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको पर्टिकुलर हर एक का वर्क डन निकालना पड़ेगा। फोर्स 1s प्लस F2s प्लस F3 इंटू एस। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एक फोर्स का वर्क डन निकाल के उसको ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर नेट वर्क डन होगा, क्या आएगा? नेट वर्क डन, ठीक ना। ये नेट वर्क डन तो यहाँ से हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा। अब बच्चों जो वर्क होता है, वर्क, ठीक ना, वर्क डन, ठीक ना, ये हमेशा वैलिड होता है, ऑलवेज वैलिड,
ऑलवेज वैलिड। अब यहाँ पे ऑलवेज वैलिड मैंने क्यों बोला, क्योंकि अब देखो बच्चों ऐसे समझो, जब कोई ब्लॉक पे फोर्स लगेगा वो आगे जाएगा, ठीक ना। जब वो आगे जाएगा तो मोशन करेगा। अब उसका मोशन कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा भी मोशन हो, ठीक ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये मोशन के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक ना। हम लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मोशन। बस समझ में आया बच्चे, ये मोशन के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, समझ में आया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक ना। तो जो वर्क डन होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है जीरो, तीसरा होता है नेगेटिव, ठीक ना। अब पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है कि जो एंगल होता है, ठीक ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा थीटा से 90 से कम होगा, ठीक ना। जो एंगल होगा 90 से कम होगा। और जो जीरो का मतलब होता है कि जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच का वो 90 डिग्री होगा। और निगेटिव का मतलब होता है जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो 90 से बड़ा और 180 के बराबर होगा। समझ में आया, क्या होगा 180 के बराबर होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं और हम थोड़ा बात करते हैं वेक्टर और स्केलर की, ठीक ना। देखो जो स्केलर होता है बच्चों, स्केलर, ठीक ना, जो स्केलर होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि जितने भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है वो निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक ना। क्या नेगेटिव नहीं हो सकती, बात समझ में। लेकिन जो वेक्टर होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव, क्या हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक ना, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब जो स्केलर होता है वो हमेशा पॉजिटिव, जैसे टाइम, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास, मास किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या आपने कभी सुना है कि मेरा मास -10 kg है, मेरा मास -15 kg है, ऐसा कभी सुना है क्या, कभी नहीं ना। इसलिए स्केलर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक ना। लेकिन वेक्टर जो होता है वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव जो बताता है वो हमें डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन को बताता है। मतलब यहाँ पे कि कोई वेक्टर है पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना वो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, ठीक ना। अब मेरा सवाल ये है कि ये बताओ कि जो हमारा वर्क है हम देख रहे हैं कि ये जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि वर्क हमारा, देखो मैंने क्या बताया, वर्क आपका स्केलर होता है और स्केलर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन वर्क ही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों कंडीशन में आया है। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखो वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, वर्क पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जो एंगल होगा, ठीक ना, एंगल जो थीटा होगा, ठीक ना, थीटा वो 0 से लेके 90 के बीच में होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक ना, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये वर्क पॉजिटिव का मतलब होता है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ेगी, ठीक ना। जब काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी तो इसका मतलब इस सिस्टम का स्पीड भी लगातार बढ़ रही है, ठीक ना, ये होता है। इसका मतलब हमने उस सिस्टम एनर्जी को इंजेक्ट किया। समझ में आया बच्चों, हमने क्या किया, एनर्जी इंजेक्ट किया। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है कि थीटा आपका 90 डिग्री हो या फिर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होना चाहिए, ठीक ना। तो इस कंडीशन में जो आपकी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक ना। इसका मतलब स्पीड क्या रहेगी, स्पीड क्या है उसकी, कांस्टेंट है, ना तो बढ़ रही ना घट रही है, ठीक ना, ये होगा। और वर्क नेगेटिव का मतलब क्या होता कि ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा या फिर बराबर होगा, ठीक ना। जो थीटा होगा वो 90 से बड़ा और 180 के इक्वल या फिर बराबर होगा, ठीक ना। तो ऐसे में जो हमारा वर्क डन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव वर्क डन का मतलब ये होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक ना। इसका मतलब उस सिस्टम की स्पीड क्या हो रही है, लगातार घट रही है। बात समझ में आया बच्चों, तो निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो का मतलब ये होता है, ठीक ना। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम
हमारे पास दो फिगर हैं, ठीक ना। देखो अब एक बंदा है ए, वो सीढ़ी चल के जा रहा है, और बी बंदा है वो लिफ्ट से जा रहा है, ठीक ना। तो हम यहाँ से देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो बंदा लिफ्ट का यूज़ करता है उसको थकाई नहीं लगती, और जो बंदा, ठीक ना, सीढ़ी से चढ़ के जाता है, ठीक ना, उसको थकाई लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो देखो इस बात का ध्यान देना। देखो ये लिफ्ट के अंदर है, ठीक ना, लिफ्ट चली, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँची, मान लेते इसका एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक ना। जब लिफ्ट चली तो लिफ्ट में बंदा है, तो इसको ऊपर कौन ले गया? लिफ्ट, ठीक ना। लिफ्ट इस पर क्या करेगी? इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी? नॉर्मल फोर्स लगाएगी। और इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कौन लेगा? नॉर्मल फोर्स। इसलिए इसको यहाँ तक आने में कोई वर्क करना नहीं पड़ा, ठीक ना। इसको यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से, ठीक ना, फर्स्ट फ्लोर आने में इसको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, ठीक ना। इसलिए इसको थकाई नहीं लगती। बट यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे ये जो व्यक्ति है अपनी खुद की मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करके ऊपर जाता है, इसलिए इसको थकाई लगती है। क्यों? देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जब हम सीढ़ी पैर उठाते हैं, ठीक ना। देखो जैसे ये यहाँ पे एक पैर है, जब ये उठाएगा, ठीक ना, अभी देखो ये रखा हुआ है, इस पर नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, ठीक। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अभी क्या है? जीरो है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। जब ये वाला पैर उठा के यहाँ रखेगा, तो देखो अब इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो जीरो हो जाएगा। समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा? पहले समझो इस चीज़ को। हमने क्या बोला हूँ कि देखो जब ये बंदा इस सीढ़ी पे, टेरिस पे पैर रखा है, तो इसमें नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट का जीरो है। लेकिन जैसे ही ये पैर उठा के ऊपर ले गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ, बट इस पर जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल जीरो लग रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो जीरो लग रहा है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे इसका जो वर्क डन आएगा नॉर्मल फोर्स का, वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक ना। इसलिए वो नॉर्मल क्या लगेगा? जीरो आएगा, ठीक ना। तो जो नॉर्मल के द्वारा वर्क डन है वो हमेशा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स क्या आ जाएगा? हमेशा जीरो आएगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होगा, अब हम थकाई क्यों लगेगी? क्योंकि देखो इसका कुछ वेट mg नीचे लगेगा, ठीक ना। तो ये आदमी क्या करेगा, अपने वेट के अपोजिट में ये पैर को उठा के इस सीढ़ी पर रखेगा, ठीक ना। तो जब ये पैर, देखो जब पैर इस सीढ़ी से टच था, ठीक ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या था? जीरो था। उस समय फोर्स लग रहा था। जैसे ही पैर उठा के यहाँ पर रखा, ठीक ना, जब ये पैर उठाया तो इसका नॉर्मल जीरो हो गया, बस समझ में? जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है नॉर्मल के द्वारा, वो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। समझ में आया बच्चों? क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना। वर्क डन एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ठीक नहीं है, तो वर्क ऑन ए, ठीक ना, ए बाय नॉर्मल फोर्स क्या आएगा? जीरो, ठीक ना। अगर हम वर्क डन ऑन बी की बात करें, बी, ठीक ना, बाय नॉर्मल, ठीक ना, ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक ना। देख लो बी पे वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक ना। कितना आएगा वर्क डन? क्या जाएगा? n इंटू एस जाएगा। बात समझ में? क्यों? क्योंकि जो लिफ्ट के अंदर है उसको ऊपर कौन ले जा रहा है? नॉर्मल फोर्स। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे इसका वर्क डन जीरो आएगा, ठीक ना। नॉर्मल का वर्क डन यहाँ पे जीरो आएगा। तो मतलब यहाँ पे अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर जाना है, तो हमें अपनी खुद की मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके यहाँ पर जाना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? अब थोड़ा हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या करते हैं बच्चों? क्वेश्चन की तरफ करते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक ना। तो क्या पूछा है? ए फोर्स F इक्वल टू 2I माइनस जे माइनस 4K का न्यूटन डिस्प्लेस ए पार्टिकल अप टू D, ठीक ना। क्या दिया है? 3I का प्लस 2J माइनस K का मीटर में दिया है। कैलकुलेट वर्क डन, ठीक ना। तो
हमें पता है कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। अगर मैं इसका वैल्यू लिखेंगे 2i माइनस जे माइनस 4k, ठीक ना, ये हो गया। और इसको लिख सकते हैं 3i प्लस 2j माइनस k, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या? प्रोडक्ट रूल, ठीक ना। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जो सेम है उसको हम लिख लेंगे, बाकी इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखो माइनस जे माइनस, तो -2 -4 -4, तो ये आ जाएगा आपका, एक मिनट, ये माइनस से ये माइनस प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, ठीक ना, +4, तो ये आ जाएगा आपका 8 जूल, ठीक ना। जो वर्क की यूनिट होती है जूल होती है, उसको ध्यान देना, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेना यूनिट, ठीक ना। यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है, इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं। ये सारी चीज़ आपको पता होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक ना, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक ना। और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये समझ में आ गया कैसे हुआ है? देखो फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आया। दूसरा नंबर बोला है कि ए 2 kg मास, एक 2 kg का मास है, एक टेबल पर रखा हुआ है, ठीक ना। लाइन ऑन ए टेबल डिस्प्लेस द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको डिस्प्लेस पे किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक ना। ये 50 सेंटीमीटर, कितना? 50 सेंटीमीटर। बोला है कि द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। अब एक बात बताओ बच्चे, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा हमेशा ऊपर लगेगा, ठीक ना, तो यहाँ से वर्क डन लिखेंगे n इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, एन एस कॉस 90, और कॉस 90 0 हो जाता है, इसलिए इसका वर्क डन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बोला कि फोर्स 10 न्यूटन, ठीक ना, मतलब फोर्स आपको क्या गिवन है? 10 न्यूटन, ठीक ना। अब बोला है कि डिस्प्लेस ऑन ऑब्जेक्ट बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब एस की वैल्यू दी दी है 10 मीटर। बोला है कि वर्क डन 50, मतलब वर्क की वैल्यू भी दी दी है 50 जूल, ठीक। तो बोला है कि एंगल फोर्स मेक एन एंगल डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आपको एंगल बताना है। तो हमें पता है कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। वर्क दिया है 50 जूल इंटू फोर्स दिया है 10 इंटू ये भी दिया है 10 इक्वल कॉस थीटा, ये इधर आ जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, मतलब जो आएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। पास समझ में आया बच्चों? ठीक, ये आपका होमवर्क है, कर लेना, ठीक ना, बाकी हम कल बताएंगे। सारा आपका होमवर्क है। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।